हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द क्लास। तो सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए। उसके बाद आज के सेशन की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो आइए बच्चों, शाबाश, फटाफट से लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग, राम राम सभी को। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे आपके कंपटीशन में हैं सबको शेयर कीजिए। देखते हैं कि यहाँ आज की सीरीज में सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन गेन करके जाता है। तो आइए सभी बच्चे फटाफट से लाइव, देन उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की जो हमारी सीरीज है वो रहेगी 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। आज की सीरीज में पार्ट नंबर 5 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इसका राइट आंसर। पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। आपको बताना है कि पेंसिलिन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ईस्ट से करते हैं, एल्गी से, फंगस से, या फिर लाइकन से। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है और आज की सीरीज में सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन गेन करके जाता है। ईस्ट, एल्गी, फंगस या फिर लाइकन। पेंसिलिन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इससे, एल्गी से, फंगस से या फिर लाइकन से। तो चलिए इसका राइट आंसर डिस्कस करते हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर नंबर सी किया था, बिल्कुल सही। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट, फंगस। तो पेंसिलिन को बच्चों कहाँ, कौन से प्लांट से, कहाँ से लिया जाता है, फंगस से लिया जाता है। और पेंसिलिन को सबसे पहले किसने एक्सट्रैक्ट किया था, तो आप बताओगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पेंसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन ऑल इल पर्सन। आपको बताना है कि जो इल पर्सन होते हैं उनके अंदर एंटीजन क्या इफेक्ट करता है। विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, या फिर इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया, या फिर इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बताइए शाबाश इसका राइट आंसर। आपको बताना है कि एंटीजन जो है वो किसी इल पर्सन के अंदर जाके क्या काम करती है, किसको बढ़ावा देती है। प्रोडक्शन ऑफ WBC, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया, या फिर इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बताइए शाबाश। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके डिस्कशन की ओर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया था वो बिल्कुल सही है। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आप बताओगे कि जो आपके एंटीजेंस होती हैं वो किसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बच्चों, तो वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट किए जाते हैं बच्चों, एंटीजन इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और एंटीजन जाके क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एंटीबॉडीज बनाते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ बनती है हमारी बॉडी में, तो आप बताओगे WBC। कहाँ बनते हैं, WBC, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है WBC, वो किस पर वर्क करता है, आपके इम्यून सिस्टम पर। और क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो जैसे ही एंटीजन एंटर करता है तो वो एंटीजन किसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। बताइए शाबाश। एरिथ्रोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, या फिर लिम्फोसाइट्स। इनमें से ब्लड यानी कि आपके रक्त का जो स्त्राव होता है, यानी कि उसके सर्कुलेशन में, परिसंचरण में कौन हेल्प करता है। बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जा रही है, बताइए शाबाश। तो डिस्कस करते हैं इसका आंसर। तो जिन बच्चों ने आंसर नंबर डी किया था उनका बिल्कुल सही है, लिम्फोसाइट्स। तो ब्लड के सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है बच्चों, लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स होते क्या हैं, तो लिम्फोसाइट्स एक तरह की आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल में दो तरह की ये पाई जाती हैं सेल्स, एक होता है लिम्फोसाइट्स और एक आपका होता है मोनोसाइट्स। आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी WBC होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक
मोनोसाइट्स होता है जो कि एग ग्रेन्यूल्स होते हैं, और एक आपका होता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो है वो एक तरह का क्या होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, कहाँ हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें हेल्प भी कौन करता है बच्चों, यहाँ मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट? फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो वाटर और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है प्लांट के अंदर। कि जो प्लांट होता है, जो आपके प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में वाटर और कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसको कौन बढ़ावा देता है? मैग्नीज, बोरोन, कॉपर या फिर मोलिब्डेनम? बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए बच्चों। बढ़ते हैं इसके डिस्कशन की ओर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है बोरोन, उनका बिल्कुल सही राइट आंसर है कि प्लांट के अंदर जो वाटर और कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है वो कौन करता है बच्चों? बोरोन हेल्प करता है। वैसे आपको पता है कि प्लांट, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, जब भी किसी प्लांट को हम ग्रो करते हैं तो कुछ एक 17 एलिमेंट्स होते हैं जिनकी उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो उन 17 एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जो मैक्रो, यानी कि जिनकी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, मैक्रो एलिमेंट्स, और कुछ आपके होते हैं बच्चों माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैक्रो में आपका आता है, आप बताओगे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये जो 5 एलिमेंट है ये आपके मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। बट बोरोन जो होता है वो आपकी हेल्प करता है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट। तो याद रखिएगा आगे भी कि कैल्शियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन में प्लांट के अंदर कौन सा एलिमेंट काम करता है, तो बच्चों वो रहेगा आपका बोरोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर? आपको बताना है कि कौन सी जो वुड है उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोज कर देंगे अगर ओपन एयर में तो वो यूजलेस हो जाती है। सॉफ्ट वुड, फाइब्रस वुड, वेट वुड या फिर हार्ड वुड? काफी इजी क्वेश्चन है, बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए। देखते हैं कि सबसे पहले कौन कमेंट करता है। यूजलेस वुड बतानी है आपको, जिसको हम अगर हम एक्सपोज कर देते हैं ओपन ईयर में, तो सॉफ्ट वुड, फाइब्रस वुड, वेट वुड या फिर हार्ड वुड? तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, वेट वुड। जो वेट वुड है अगर उसको हम क्या करेंगे, ओपनली अगर एयर में छोड़ देते हैं तो आप बताओगे क्या हो जाती है, वो यूजलेस हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बताइए शाबाश। बेरिलियम सल्फेट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू? आपको बताना है कि जो बेरिलियम सल्फेट होता है वो लेस सोल्यूबल होता है वाटर में। रीजन क्या है इसके पीछे? हाई इनफ्लामेबल एनर्जी, लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन या फिर लो इनफ्लामेबल एनर्जी या फिर आयनिक बॉन्ड? बताइए शाबाश। फटाफट से आंसर कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। आपको बताना है कि बेरिलियम सल्फेट जो आपका है वो लेस सोल्यूबल क्यों होता है वाटर के अंदर? बताइए शाबाश। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों ए। तो जिन बच्चों ने आंसर नंबर ए किया था उनका बिल्कुल सही है कि जो बेरिलियम सल्फेट होता है वो आपका लेस सोल्यूबल होता है वाटर में। इसका रीजन देख लेते हैं कि रीजन क्या है इसके पीछे। तो बच्चों जो आपका बेरिलियम सल्फेट होता है उसको मेंशन किया जाता है Ba++ या फिर आपका SO4, यानी कि ये बन जाता है आपका बेरिलियम सल्फेट। तो ये जो बेरिलियम सल्फेट होता है ना बच्चों, इसके पास क्या होती है आप बताओगे, एनर्जी लेवल जो होता है इसका वो सो मच दैट, मतलब एक लैक्टिक एनर्जी की तरह, आप बताओगे लैटिस एनर्जी की तरह काफी ज्यादा होता है। तो इसमें जो रीजन रहता है वो कि इसके पास क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। ये जो आपस में क्या बनाता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनाता है।
और ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये एक दूसरे को स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके पास कहीं भी कोई फ्री स्पेस या कुछ भी नहीं होता कि वो क्या करे, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाए। ठीक है, इसीलिए रीजन है कि ये लेस सोल्यूबल होते हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि जो आपका बेरिलियम सल्फेट है वो लेस सोल्यूबल होता है वाटर में। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर में ये इनसोल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल, और हम इसको इनसोल्यूबल वाटर भी कह सकते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, जिसके बॉन्ड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक दूसरे की आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखते हैं। उसके पीछे सॉरी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिस्टम which uses radioactivity to decide the period of materials of prehistoric period? बताइए शाबाश। आपको बताना है, यहाँ जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो भी आपके रेडियो एक्टिविटी यूजेस मतलब कि नेम सिस्टम कौन डिसाइड करता है, यानी कि जो आपके प्राचीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पीरियड्स ऑफ जो पुरानी मटेरियल्स हैं, वस्तुएं हैं, उनकी हमें अगर मतलब टाइम पीरियड बताना है तो कौन हेल्प करेगा उसको बताने में? रेडियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग या फिर ड्यूटेरियम डेटिंग? बताइए शाबाश। फटाफट से आंसर कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। तो बढ़ते हैं इसके डिस्कशन की ओर। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया था वो बिल्कुल सही है। और कार्बन डेटिंग, अब हम समझ लेते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या चीज है। तो बच्चों ये एक मेथड होता है जो कैलकुलेट करता है एज को। कार्बन डेटिंग है वो किसके बारे में बताता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एज बताता है, यानी कि जो आपके प्राचीन मटेरियल्स होते हैं, पुरानी जो वस्तुएं होती हैं, उनकी यानी कि आयु का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। और वो उसमें क्या बताता है कि कितनी अमाउंट में उसमें कार्बन जो है वो ऐड है, तो उस कार्बन की मात्रा को मापा जाता है। तो किसका यूज करते हैं हम? कार्बन डेटिंग का। तो पूछा जाए अगर किसी की एज बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की किसका यूज करते हैं, तो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए शाबाश इसका राइट आंसर। फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है और आज की क्लास में हाईएस्ट स्कोर कौन गेन करके जाता है। सीमेंट इज मेड हार्ड विद, सीमेंट जो है वो हार्ड बनती है कैसे? डिहाइड्रेशन से, हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर या फिर पॉलीमराइजेशन? बताइए शाबाश। सीमेंट इज मेड हार्ड विद, फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि सीमेंट इज मेड हार्ड विद। तो बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की ओर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन भी किया जाता है सीमेंट को वाटर से, और फिर डिसोसिएशन भी किया जाता है वापस वाटर का, और दोनों के करने से क्या बनती है? आपकी सीमेंट हार्ड बनती है। याद रखिएगा, सीमेंट हार्ड सिर्फ हाइड्रेशन से नहीं बनती, डिहाइड्रेशन से भी नहीं बनती और डिसोसिएशन ऑफ वाटर से भी नहीं बनती। ये हाइड्रेशन प्लस डिसोसिएशन ऑफ वाटर दोनों का जब प्रोसेस होता है तब सीमेंट को क्या बनाया जाता है बच्चों? हार्ड बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड? जब भी एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं और वो आपस में क्या बनाते हैं, कोई भी केमिकल बॉन्ड अगर वो आपस में बना रहे हैं, तो जब भी किसी के बीच कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? एनर्जी इज ऑलवेज अब्जॉर्ब, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज, मोर एनर्जी इज रिलीज देन अब्जॉर्ब, कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और कम क्या होती है? ऑब्जॉर्ब होती है, या फिर एनर्जी नाइदर रिलीज या फिर नोर अब्जॉर्ब? बताइए शाबाश, कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी के साथ क्या होता है? अब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज होती है, दोनों होती है, या फिर एक कम एक ज्यादा? बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनर्जी ऑलवेज अब्जॉर्ब। जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा क्या होती है बच्चों? अब्जॉर्ब होती है। याद रखना, एनर्जी हमेशा क्या होती है? अब्जॉर्ब होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट?
क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। इसमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? नाइलोन, केन शुगर, टर्पिंटाइन या फिर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बताइए इसका। इसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट बताना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट एक शुगर की फॉर्म होती है और कार्बोहाइड्रेट को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? शर्करा। तो ये जो शर्करा होती है ये किस में पाई जाती है? ऑप्शन देख के ही बता सकते हो, नाइलॉन, शुगर केन, टर्पिटाइन या फिर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके डिस्कशन की ओर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया था, काफी इजी क्वेश्चन था। आज की जो सीरीज है उसमें काफी टफ क्वेश्चन है, बट वही बात है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते जाए, आप उनके आंसर बताते जाए तो कोई फायदा नहीं है। जब तक आप हार्ड क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपका लेवल जो है वो ग्रो नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केन शुगर। तो शुगर से ही पता लग रहा है, और कार्बोहाइड्रेट भी क्या होती है? एक शुगर की फॉर्म। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है कि फॉर विच डायोड इज यूज। आपको बताना है कि जो डायोड है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी ओसिलेशन, ऑप्शन नंबर सी एम्पलीफिकेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी प्यूरिफिकेशन, बताइए शाबाश। फटाफट आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, और आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। बताइए शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके डिस्कशन की ओर। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा बच्चों मॉड्यूलेशन। क्या रहेगा इसका आंसर? मॉड्यूलेशन। डायोड का यूज बच्चों, अगर कई बार फिजिक्स में डायोड का सिंबल ही पूछ लिया जाता है, तो डायोड का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये डायोड का सिंबल है, ठीक है। और किस में काम करता है? ये मॉड्यूलेशन में। और सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को अगर फ्लो करवाना है, सिर्फ वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेकर जाना है, तो किसका यूज करते हैं? हम डायोड का यूज करते हैं। और जो किस में यूज किया जाता है? मॉड्यूलेशन के अंदर। जैसे कि आप फोन पर बात करते हैं, ठीक है, जैसे आप फोन पर बात करते हैं तो आपकी जो वेव होती है, ठीक है, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसमें हाई वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूज किया जाता है। वो जो हाई फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है मॉड्यूलेशन, तो वो आपकी उस स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देती है, और आगे जाके फिर क्या करते हैं? उसको एम्पलीफायर किया जाता है, और उसके बाद उसको क्या करते हैं? ट्रांसमिट किया जाता है। देन उसके बाद दूसरा पर्सन क्या करता है? उसको रिसीव करता है, फिर उसको डी मॉड्यूलेशन किया जाता है। मॉड्यूलेट जो हाई फ्रीक्वेंसी की यूज की थी उसको वापस से रिमूव कर देंगे, और फिर जो आपकी नॉर्मल जो आपकी साउंड थी, आपकी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, उसको फिर क्या करता है? रिसीवर सुन पाता है, ठीक है। तो डायोड का यूज करते हैं वन डायरेक्शन में सिग्नल को फ्लो करने के लिए, और किस में यूज होता है? मॉड्यूलेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बताइए शाबाश। आपको बताना है कि कौन है, इसमें से कौन है जिन्होंने क्या किया था? अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया था, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जिसने बताया था, खोज की थी, डेवलप की थी, वो कौन है? डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा या फिर आपका रहेगा डॉक्टर विक्रम साराभाई, या फिर आपका डॉक्टर राजा रमाना, या फिर आपका रहेगा डी डॉक्टर पी के लेंगार, बताइए शाबाश। फटाफट से इसका राइट आंसर कीजिए, कौन होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया था वो बिल्कुल सही है। तो ये जो आपके डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है ये, ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इनका पूरा नाम है, और ये हमारे इंडिया के ही हैं। इंडिया के एक प्रोफेसर है ये, फिजिस्ट प्रोफेसर है, ठीक है, फिजिक्स के प्रोफेसर है ये, और जिनको मतलब यहाँ पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। कब मिला हुआ था? 1954 में मिला था इनको पद्म भूषण अवार्ड। तो इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियर की इनको फादर भी कहा जाता है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनकी क्या क्या कहा जाता है? इनको फादर भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो हीट है कौन प्रोड्यूस करता है?
इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कोल है जो सबसे ज्यादा हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ जो आपको पिट लिखा हुआ है इसको आप ये कर लीजिए, PEAT, पीट। ठीक है, बताना है कोल, लिग्नाइट या फिर अंथ्रासाइट या फिर पिट, सबसे ज्यादा जो आपका प्रोडक्शन होता है हीट का वो कौन करते हैं, कोल, लिग्नाइट, अंथ्रासाइट या फिर पिट। बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन हाईएस्ट मार्क्स लेता है आज की क्लास में। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने किया है उनका बिल्कुल सही है, एंथ्रासाइट। तो बच्चों कोल के जो है आपके 4 टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है पीट, एक आपका होता है लिग्नाइट, एक आपका होता है बिटुमेन, और एक आपका होता है, तो आप बताओगे, एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये जो एंथ्रासाइट होते हैं इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट होती है किसकी, कार्बन की। आप बता सकते हो 85 to 95, 85 से 95% ऑफ कार्बन कहाँ होता है, तो आपके एंथ्रासाइट में होता है। सबसे ज्यादा कार्बन की अमाउंट किस में होती है, एंथ्रासाइट में। इसीलिए सबसे ज्यादा हीट भी क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आपको बताना है कि आर्टिफिशियली सैटेलाइट के अंदर किसका यूज किया जाता है, कौन सी वेव का यूज करते हैं, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव या फिर AM वेव का, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 101 सीरीज का, किसका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए। आर्टिफिशियली सैटेलाइट के साथ जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें किसका यूज किया जाता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, AM वेव या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ 101 सीरीज का। बताइए शाबाश इसका राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कीजिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर कम्युनिकेशन में किसका यूज किया जाता है, तो बच्चों जिन्होंने ऑप्शन ए किया है वो बिल्कुल सही है, माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, माइक्रोवेव का यूज किया जाता है आर्टिफिशियली सैटेलाइट के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपको बताना है कि व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी पीछे पीछे हम मॉड्यूलेशन की बात करके आए हैं कि जब हम फोन पर बात करते हैं तब हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन को ऐड किया जाता है हमारी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, जो हमारी नॉर्मल साउंड होती है उसके साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है, फिक्स डायमेंशन होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन, या फिर चेंज इन डायमेंशन ओनली। बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए, व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो बढ़ते हैं इसकी डिस्कशन की ओर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होते हैं इसमें फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें जो यूज की जाती है फ्रीक्वेंसी वो कौन सी रहेगी बच्चों, वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। तो फटाफट से बताइए कि हाईएस्ट मार्क्स किसने गेन किए हैं। आउट ऑफ 15 बताने हैं आपको, आपको बताने हैं आउट ऑफ 15 यहाँ आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, बताइए शाबाश। और आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसने गेन किए हैं। कोई है जिसने 15/15 स्कोर गेन किया हो, या फिर जिसने 13/15 स्कोर किया हो, तो बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए और सभी बच्चे अपना स्कोर बताएंगे। तो ये था आज का हमारा 15 क्वेश्चन की जो सीरीज थी आज की क्लास। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल इसी टाइम मिलेंगे 8:30 नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 के साथ। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।